हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक यूनिक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल की बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस सेक्टर के केवल एक शेयर की बात करने जा रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे शेयर नहीं बल्कि सिर्फ एक शेयर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की किसी स्टॉक को बाई या सेल करने की सलाह नहीं दी जा रही है। आपसे आग्रह है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदे या बेचे तो इससे पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। ऐसा नहीं करने से इससे होने वाले जोखिम की जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी। तो आइए बिना रुके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। इस सफर की शुरुआत होती है जुलाई 2021 में, जब ओला इलेक्ट्रिक ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ई स्कूटर लॉन्च किया। और लॉन्च के जस्ट 24 आवर के अंदर ही इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, इट हैज रजिस्टर्ड विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ प्री ऑर्डर सेल्स बुकिंग विथ 1 लाख यूनिट। हाँ दोस्तों, जस्ट लॉन्च के 24 आवर के अंदर ही 1 लाख लोगों ने इसे रिजर्व कर लिया। दोस्तों, दिस वॉजंट जस्ट अ प्रोडक्ट लॉन्च, ये एक सिग्नल था कि इंडिया वॉज रेडी टू गो फॉर इलेक्ट्रिक। इस रेस में ओला अकेला नहीं था। एथर, टीवीएस और बजाज जैसे कई नामी गिरामी ब्रांड इस रेस में या तो ऑलरेडी मौजूद थे या फिर मौजूद होने की तैयारी कर रहे थे। हर एक ब्रांड अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ इसे लॉन्च करने में लगा था। इस समय तक मार्केट में मेन एक्टिव ई स्कूटी प्लेयर में एथर, टीवीएस और बजाज जैसे बड़े ब्रांड शामिल थे। ये वो कंपनियां थीं जिनका फोकस हाई एंड और वेल टेस्टेड मॉडल को लागू करने में लगा हुआ था। दोस्तों, ये मार्केट छोटा जरूर था बट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल करा रखा है, तो ये सारा डेटा आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी क्लेम करती है कि उसने टोटल 20,948 यूनिट सेल किए हैं। और इसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1,56,251 और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3,29,618 यूनिट सेल किए। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये भी हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की तुलना में 23 में बढ़कर है 3,734 के कंपेरिजन में 26,000, और फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी ये बढ़कर है। तो रेवेन्यू में तो हमें ग्रोथ दिख रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये ब्रैकेट साइन इंडिकेट करता है कि कंपनी लॉस में चल रही है। तो इनिशियली जो छोटी कंपनियां या आप बोल सकते हैं कि नई कंपनियां होती हैं, उनमें हम ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का रेवेन्यू और उनका सेल्स ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, अगर वो प्रोपोर्शनली ग्रोथ ओरिएंटेड वे में चल रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें आगे चल के सॉर्ट आउट हो जाती हैं। दोस्तों, ये हम देख सकते हैं, ये डिलीवरीज है, कितने यूनिट की डिलीवरीज हुई 2022 में। आप देख सकते हैं 20,948, 2023 फाइनेंशियल ईयर में 1,56,000, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3,29,618, फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब तक कुल 3,59,221 यूनिट कंपनी ने सेल किए। ये कुछ मार्केट शेयर का डेटा है दोस्तों। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 5.7% टोटल मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर रखा था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 21%, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 34%, 34.8, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 29.9%। ये रेवेन्यू दिखा रहा है दोस्तों कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में कुल 373 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,631 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5,010 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4,514 करोड़। ये आप देख सकते हैं कि 22 से 23 में ग्रोथ दिख रहा है, 23 से 24 में ग्रोथ दिख रहा है, बट 24 से 25 में दोस्तों ये ग्रोथ कहीं रुक गई। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि रेवेन्यू आपको बढ़ता दिख रहा है जरूर, बट रेवेन्यू इज नॉट द गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रेवेन्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेवेन्यू इज टोटली कि आपको सेल करने से अपने प्रोडक्ट को कितना पैसा मिला, कितनी आय हुई, बट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ और चीज़ों पे भी फोकस करना होता है। जैसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें खर्च करनी पड़ी होंगी। उन खर्च को अपने टोटल रेवेन्यू से जब हम माइनस करते हैं, तब जो अमाउंट हमें मिलता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये वाहन पोर्टल पे ओला इलेक्ट्रिक के रजिस्ट्रेशन का जनवरी से सितंबर के 2025 का डेटा है, और इसमें हम मंथली डेटा एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार से 2025 में इस कंपनी का परफॉर्मेंस रहा। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी मंथ में 2025 में 24,341 यूनिट सोल्ड करके इसने टोटल मार्केट का 24.91% ग्रैब कर रखा। और आप देख सकते हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये ड्रास्टिकली इसमें आप गिरावट देख पा रहे हैं। अगस्त में देख सकते हैं कि 18.18 के कंपैरिजन में सितंबर में 12.85, समहाउ 13% मार्केट शेयर इसने कैप्चर कर रखा है। तो समहाउ आप देख सकते हैं कि ये ड्रास्टिकली अपने मार्केट शेयर को लूज करता जा रहा है।
सितंबर 2025 में टॉप 4 ईवी टू व्हीलर्स कंपनीज का कुछ डेटा है जो हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ पे एनालिसिस पर्पज से। इसमें आप देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक जो कभी नंबर 1 पे हुआ करती थी, आज नंबर 4 पे है और मात्र 12.85% मार्केट शेयर के साथ खड़ी है। जबकि आप देख सकते हैं इसी सेगमेंट में जो अदर प्लेयर है टीवीएस, बजाज और एथर का मार्केट शेयर प्रोपोर्शनली बढ़ा है और वो 21, 18 और 17% पे है। इसके बाद एक सवाल आता है, क्या ओला के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये अगला जोमेटो बन सकता है? क्योंकि जोमेटो मैंने भी इनिशियली इसी प्रकार की एंट्री करी थी। जब जोमेटो मार्केट में, जिसको आज इटर्नल बोलते हैं, मार्केट में लिस्ट हुआ था तो उसे बहुत हाइप मिला था और उसके बाद उसमें एक भयंकर गिरावट आई थी। सिमिलरली ओला में भी इसी तरीके से हुआ। जब ओला पहली बार मार्केट में लिस्ट हुआ तो उसने मार्केट में बहुत हाइप बनाया, बट उसके बाद एक बहुत ज़्यादा शार्प गिरावट देखने को मिली। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वापस जोमेटो की तरह कमबैक करने के लायक है? क्या इसके अंदर वो पोटेंशियल है जो इसको जोमेटो या इटर्नल की तरह बना सकती है? तो आइए फंडामेंटली इसे एनालाइज करते हैं। ये जोमेटो का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो हम देख रहे हैं कि 2018 में 466 करोड़ सेल्स, 19 में 1300, 20 में 2600, 21 और 20 के बीच में आप थोड़ा सा देख सकते हैं डिक्लाइन है, बट उसके बाद 22, 23, 24, 25 और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ ये भी आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनली बढ़ते क्रम में है। अगर हम इसके प्रॉफिट को भी देखें तो इनिशियली ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट धीरे 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 चल के आगे जाके इसने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि एफआईएस की होल्डिंग 42%, डीआईएस की होल्डिंग 26%, गवर्नमेंट भी इनिशियली छोटे से अमाउंट के साथ है, पब्लिक की 25% और अदर की इसमें 5.9% है। तो आपको एक मिला जुला दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों अब हम ओला के बारे में अगर हम देखना चाहें तो ओला का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इनिशियली जब कंपनी ने स्टार्ट करा उसके बाद आप देख सकते हैं कि 22 में कंपनी के सेल्स 373 करोड़, मार्च 2023 में 2631 करोड़, 24 में 5010 करोड़ और 25 में घटकर 4514 करोड़। यानी आप देख सकते हैं कि इधर तो ठीक बढ़ोतरी है, बट इससे इस पीरियड में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा जा रहा है, यानी 5000 से सीधे 4500। और इससे ज़्यादा कंसर्निंग है टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि लास्ट 4500 करोड़ के कंपैरिजन में ये केवल 3698 करोड़ है। तो ये एक दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके सेल्स में एक इम्पैक्ट हुआ है और ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट के कंसर्न में भी हम देखेंगे तो वही सेम आपको दिखेगा, यहाँ प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव है और अभी तक कहीं भी इसमें पॉजिटिव प्रॉफिट का कोई अप्रोच नहीं दिखा। दोस्तों नई कंपनी के साथ हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि जब कंपनी का बिजनेस और बिजनेस मॉडल बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खुद ही ऑप्टिमाइज हो जाती है। बट इसमें सबसे मेजर कंसर्न है कि आपका जो सेल्स या रेवेन्यू है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, उसमें डिक्लाइन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2024 तक तो बढ़ रहा है, लेकिन 25 में आप इसमें देख रहे हैं कि इसके बिजनेस में एक डिक्लाइन जा रहा है। इसका एक रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि जब इनिशियली कंपनी ने एंट्री करा था मार्केट में, उस समय प्लेयर बहुत कम थे और इसमें मार्केट कैप्चर इसका बहुत ज़्यादा था। बट रिसेंटली ईवी ने इतना ज़्यादा हाइप पकड़ा है कि आप देख सकते हैं इसमें नए नए प्लेयर्स इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण मार्केट शेयर, हर कंपनी आती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ मार्केट शेयर कैप्चर करती है, जिसके कारण ओला अपना मार्केट शेयर कहीं ना कहीं खो रहा है। बट ये चीज़ ओला को समझने की ज़रूरत है कि ये मार्केट जो शेयर है वो किस तरीके से उसे वापस पा सके। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे दोस्तों तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं 36% है, एफआईएस 4%, 2% डीआईएस है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग 50% है। दोस्तों पब्लिक की शेयर होल्डिंग 50% होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी भी शेयर या कंपनी में जब एफआईएस और डीआईएस अपना ट्रस्ट दिखाते हैं, जब उनकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है तो शेयर होल्डर में एक कॉन्फिडेंस बनता है, क्योंकि एफआईएस डीआईएस का विजन बहुत अलग होता है, हमारे और आपके विजन से बहुत अलग तरीके से वो सोचते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, उनके पास चैनल ज़्यादा है। तो अगर वो किसी कंपनी में ट्रस्ट दिखाते हैं तो ये एक गुड इंडिकेशन होता है कि इस कंपनी का फ्यूचर ज़्यादा बेटर हो सकता है। बट हाँ, अगेन ये कोई गारंटी नहीं है कि जिस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस की शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है वो सबसे बेहतर कंपनी है और जिनमें नहीं है वो खराब कंपनी। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ होता है कि एफआईएस डीआईएस जो है नॉर्मली एक अच्छे ट्रेंड या इंडिकेटर को डिनोट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अब हम ओला इलेक्ट्रिक के मेजर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में आपने देखा कि ओला का जो मार्केट शेयर है वो किस तरीके से डिक्लाइन वे में चल रहा है। दैट इज अ बिग कंसर्न। ओला को समहाउ अपने आप को मार्केट में स्टेबल बनाने के लिए इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना होगा या एक नए रोड मैप के साथ आना पड़ेगा कि किस तरीके से वो मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट को टच करे और अपने लूजिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है उसको
सुधार पाए या उसमें सुधार कर पाए। दूसरा है दोस्तों, ओला को इनिशियली कस्टमर सर्विस और क्वालिटी इश्यूज का सामना करना पड़ा। बहुत सारे कस्टमर ने इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स रेज किए, कई बार क्वालिटी रिलेटेड भी कंसर्न्स रेज हुए। ये अपने आप में एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसके कारण कंपनी को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सेटबैक करना पड़ा। और हालांकि इस कंपनी ने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा और इससे बाहर भी आने की पूरी कोशिश करी है। बट नियर फ्यूचर में भी इस तरह की समस्या ना आए, ये कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा। तीसरा जो चैलेंज है दोस्तों, वो ये है कि हैवी कैपिटल डिपेंडेंसी। ये सेगमेंट चूंकि एक R&D सेक्टर है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ईवी सेक्टर एक बहुत इनिशियल फेज से गुजर रही है। मतलब अभी इस सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स होने हैं इन टर्म ऑफ चार्जिंग, इन टर्म ऑफ बैटरी, और बहुत सारी चीजें हैं। हर रोज कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आ रहा है, जिसके कारण R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक हैवी कैपिटल की डिपेंडेंसी हमेशा बनी रहेगी। प्लस कंपनी को अपने उस सेगमेंट में काम भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारे वो डिपेंडेंसीज हैं या प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, जो कि इस सेगमेंट में काम कर रही कंपनियों को फेस करना पड़ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हमने ओला इलेक्ट्रिक के डिफरेंट एस्पेक्ट को जांचने और परखने की कोशिश करा। हमने इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और हर तरह के एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करी। हमने इस सेगमेंट के अन्य प्लेयर्स को भी समझने की कोशिश करी, उनके मार्केट शेयर, उनके शेयर होल्डिंग को भी समझा, और ओला इलेक्ट्रिकल और उनके साथ किस तरीके के चैलेंजेस हैं उसको भी हमने जानने की कोशिश करी। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये वीडियो आपको कहीं से भी बाय या सेल करने की कोई सलाह नहीं देता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप किसी भी शेयर को फंडामेंटली किस तरीके से एनालाइज करें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ नया जरूर सीखा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, thanks for watching this video. Kindly like, subscribe and press the bell icon. Till that, be safe, stay healthy and be invested. Let's meet in our next video.